चल बेटा। सुनो, आज मेरे बेटे की शादी हुई है, सब के सब खाना खाकर जाएंगे। बजाओ। रूपा, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। रूपा, आज मैं जो कुछ भी हूँ या मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे बाबूजी की वजह से। वही मेरी माई हैं, वही मेरे बाबूजी। मैं चाहता हूँ रूपा कि तुम भी ऐसा ही सोचो। अरे शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ भाई। तो क्या करूं? नाचूं? नाचने वाचने की जरूरत नहीं है, बस अपने जो हाथ है ना अपने खूबसूरत चेहरे से हटा लो। देखो, हाथ नहीं हटाओगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, मैं हाथ नहीं हटाने वाली। अच्छा, तो लगता है मैं अपनी ताकत आजमाइश करनी पड़ेगी। हटाओ। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पिता अपने बेटे की शादी के बाद अपनी बहू रूपा को खुशी खुशी घर लाता है। ससुराल पहुंचते ही रूपा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका पति संजय अपने पिता ओम प्रकाश का बहुत सम्मान करता है और बाप बेटे का यह रिश्ता बेहद मजबूत और आदर्श है। मैं तो डरी गई थी। पीछे आती है, बाबूजी आ जाएंगे। अरे बाबूजी अभी नहीं आने वाले, टाइम लगेगा। सुनो ना, अंदर वाले कमरे में चलते हैं ना थोड़ी देर। बहुत काम। अच्छा ठीक है, कम से कम एक घूंघट तो हटा लो, चूम के चला जाऊंगा तुम्हारी कसम। खाना बनाना। हद तेरी की, मैं शादी करके दुल्हन को लेके आया हूँ घर या फिर हलवाई को? हलवाई मत कहना मुझे। अच्छा। अरे बाबा, चूहा! आप ना, मैं है ना आज तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी। अरे तो पकड़ के तो दिखाओ। पकड़ के ही दिखा दूंगी। अरे एक बार घूंघट हटा ले। आओ आओ आओ। अरे भाई, एक बार घूंघट तो हटा के दिखा दो। ना जी। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा फर्ज बनता है। चुप चुप, क्या बात बना है सब? हाँ, बच्चा नहीं है तू, शादी हो गई है तेरी। बाबूजी वो। चुप बाबूजी। संजय, मुझे ऐसी बदतमीजी नहीं चाहिए, समझा? बाबूजी। बाबूजी माफ कर दीजिए। अरे नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस बेवकूफ की है। 10 साल हो गए इसकी मां को मरे हुए, उसके बाद से इस घर में कोई औरत नहीं आई। इसे पता नहीं है कि औरतों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या, कल ही तेरी शादी हुई है और आज ये? बाबूजी, देश की सेवा सबसे पहले। हेडक्वार्टर से फोन आया है, आज ही रिपोर्ट करना होगा। लेकिन रूपा,
ऐसे इस तरह नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाते। और अगर तू जा ही रहा है तो इसको भी इसके मायके छोड़ता हुआ जा। नहीं बाबूजी, रूपा कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ रहेगी। अब आपकी सेवा के लिए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले कुछ समय तो बहू के साथ बिता। मैं बाजार जाकर आता हूँ। बाबूजी मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं, लेकिन बस चौराहे तक पहुंच गई है और बाबूजी इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता। अच्छा बाबू। ये क्या कर रही तुम? जी, ये ना कुछ पुराना सामान था तो मैंने सोचा यहाँ ऊपर चढ़ा देती हूँ। अरे तो मुझसे कहो ना, मैं चढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप कहाँ इस उम्र में? इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ कि ये छोटे मोटे सामान भी नहीं उठा सकूं। बहुत जान बाकी है घर में। तो बताओ कहाँ रखना है? तो बताओ। यहाँ। हाँ बाबूजी। ये ठीक है ना बहू? मुझे पता था आप मेरी एक पुकार पर चले आएंगे।
क्या कर रही हो? कहते हैं कि चिंगारी को तेल के जितना करीब रखो उसके भड़कने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। रूपा के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। उसके जायज अरमानों की लहर उसे नाजायज रास्ते पर धकेल रही थी। शादी के अगले दिन उसका पति संजय उससे दूर चला गया। माना कि इसमें रूपा का कोई कसूर नहीं था, पर अब वो जो चाह रही थी, क्या वो जायज था? क्या हुआ आपको? हल्की सी कमर में लचक है बस। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं मरहम लगा दूँ। मैं चला जाऊंगा बहू। आइए ना बाबूजी, आइए, उठ। आइए। आराम से। अरे बहू मुझे दे दे, मैं अपने आप लगा। अच्छा, आप अपने आप कैसे लगा लेंगे? मैं किस लिए हूँ? चलिए आप कुर्ता उतारिए, मैं बात। समझती क्यों नहीं है तू? आप यहाँ ले जाइए, मैं बाम लाती हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे दर्द भी कम हो रहा है। बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। सासू माँ के गुजर जाने के बाद आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? अरे बहुत बार सोचा, एक बार तो मन भी बना लिया था, फिर सोचा कि संजय अभी बहुत छोटा है, सौतेली माँ आ जाएगी तो पता नहीं उसके साथ। इसका मतलब आपने अपने अरमान दबा दिए। आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी होनी चाहिए थी जो यूं आपकी सेवा करती, आपका ख्याल रखती? काका, काका। नमस्ते भाभी। भाभी वो काका है क्या? जी उनसे बोलिए दिलीप आया। वो डॉक्टर किशन है, उन्होंने कुछ पेपर भेजे, वो काका को देना है। आ रहे।
दिलीप? काका वो डॉक्टर किशन ने कुछ पेपर भेजे थे। क्या है रिपोर्ट्स? हाँ पूजा कुछ तो घटना घटी थी उस बंद कमरे में जिसकी भनक दिलीप को लग गई और जिसे ओम प्रकाश की नजरों ने पढ़ लिया था। बिना कहे सुने ओम प्रकाश ने आने वाले खतरे को भांप लिया था। लिहाजा कोई भी बात बढ़े इससे पहले ओम प्रकाश ने एक फैसला लिया। ओम प्रकाश रूपा को उसके घर छोड़ने चला गया, पर यह बात रूपा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भाई साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप रूपा को लेकर आ गए। कई दिनों से मन हो रहा था रूपा से मिलने का, लेकिन क्या करूं, आ ही नहीं पा रही थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आए मैं आया एक ही बात है। बहन जी बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ जब तक संजय वापस नहीं आ जाए आप रूपा को यहीं रखें। क्या बात है भाई साहब, रूपा से कोई गलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए ना बहन जी, अब मेरी भी उम्र हो रही है तो ये बोर हो जाती होगी वहां पे, तो मैंने सोचा यहाँ ले आता हूँ, आप दोनों का आपस में मन बहल जाएगा। अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ, बस छूट जाएगी। लेकिन खाना तो खाते जाइए। अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, रात होने से पहले घर पहुंच जाओ वरना देर हो जाएगी। अच्छा बहन जी। अच्छा अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है रूपा, तुझसे कोई गलती हुई? भाई साहब तुझे यहाँ क्यों छोड़ गए, सच सच बता। ओफो माँ, तुम भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे वो चले गए ना बाहर, तो बाबूजी ने सोचा मैं अकेली वहां पर क्या करूंगी, इसलिए बाबूजी को लगा कि वो हमें यहाँ छोड़ जाए। अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? उठ जा। सब कुछ ठीक है ना किशन? साला हर महीने चेकअप के लिए बुलवा लेता है और अपनी पूरी फीस भरवा लेता है मुझसे। ओम, अपनी उम्र देखिए ओम। क्या हुआ उम्र को, तंदुरुस्त होना? अरे तेरी उम्र के लोगों को हर 10 दिन में बुलाता हूँ मैं चेकअप के लिए, मैं तो फिर भी तुझे महीने में एक ही बार बुलाता हूँ। वैसे मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल बोल बोल। यार तू बहू को मायके से घर क्यों नहीं ले आता? वो संजय नहीं है ना घर पे। संजय जब आ जाएगा तो बहू को भी बुलवा लूंगा, वो अकेली बेचारी परेशान हो जाती है घर में। ठीक है, जैसे तू ठीक समझे। प्रणाम बाबूजी। हाँ बेटा, कैसे है तू? बाबूजी मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबूजी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, अगले हफ्ते घर लौट रहा हूँ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अच्छा बाबूजी, जरा रूपा को फोन दीजिए ना, मैं चाहता हूँ कि ये खुशखबरी उसे खुद दूं। वो बेटा कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है बेटा। मायके गई है? क्यों बाबूजी, सब ठीक तो है ना? मतलब उसने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बाबूजी आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा। देख देख, जब तू घर आएगा ना तो तेरी बीवी तुझे घर पे मिलेगी। बस अब तू चिंता मत कर और जल्दी जल्दी घर आ जा। ठीक है बाबूजी, चलिए मैं अभी रखता हूँ बाबूजी, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। चाय पीजिए भाई साहब। बहन जी खुशखबरी है। क्या? संजय को छुट्टी मिल गई है, अगले हफ्ते घर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि बहू को भी अपने साथ घर ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई है।
रुकिए, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। अरे नहीं, जरूरत अगर नहीं है। मुंह मीठा किया मैं जाने नहीं दूंगी। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए। माफ कर दीजिए ना। ये लीजिए, आप मुंह मीठा करिए। इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए लीजिए। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया बाबूजी। कर दिया माफ। देखो, घर को ठीक ठाक कर ले, संजय आने वाला है। इसीलिए तो कह रही हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर उनको भनक भी लग गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बाबूजी। मैं आपसे छोटी हूँ ना, हो गई मुझसे गलती। अब माफ कर दीजिए ना। कर दिया ना, माफ कर दिया। अब आंसू बहाकर क्या होगा? चल चल, अब आंसू पूछ। चल, माफ कर दिया बोला ना। अरे बेटा संजय, प्रणाम बाबू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी, रूपा किस चीज के लिए माफी मांग रही थी आपसे? अब पागल है बेटा। कल मैंने उससे नहाने के लिए गर्म पानी मंगवाया था तो देना भूल गई। उसके लिए आज माफी मांग रही है। अरे बेटा, तू अभी अभी आया है, तू मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रहा है? हाथ मुंह धो और बहू के साथ वक्त बिता। क्या बात है, घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? आप जाने के पहले मेरा चेहरा देखना चाहते थे ना, इसलिए। अच्छा, मेरे सामने घूंघट और बाबूजी के सामने तो ऐसे घूम रही हो जैसे। आप भी ना इतने दिनों बाद आए, लेकिन ये भी नहीं पता कि बीवी से बात कैसे करनी चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो रूपा? नाराज हो गई? माफ कर दो मुझे। लो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। अब तुम कहो तो कान भी पकड़ लेता हूँ, और कहो तो उठक बैठक करूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना आप अच्छे से बताएं कि आप अपना मतलब निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों में काफी समझदार हो गई। अरे रूपा, एक बार वैसे घूंघट ओढ़ के दिखाओ ना। मैं हटाऊंगा एक बार। रूपा, 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 क्या हो गया? घबराने की कोई बात नहीं है किशन। रूपा खतरे से बाहर है। बस एक बार रिपोर्ट्स आ जाए फिर देखते हैं। क्या हुआ अंकल? आप
अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? अरे बेटे, ये वक्त मुस्कुराने का नहीं बल्कि खिलखिलाकर हंसने का है। अरे मुबारक हो, तू बाप बनने वाला है, बाप। अभी तेरे बाप को फोन करता हूँ मैं और उसे खुशखबरी सुनाता हूँ कि वो दादा बनने वाला है। अरे संजय, तुम कब आए? मैं कल आया यार। मुझे पता नहीं चला, मैं काम से गया था ना। और ये तुम्हारे घर से बड़े गाने की आवाजें आ रही। तो फंक्शन है क्या? हाँ यार, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। बैठ ना, बैठ। संजय की परेशानी बिल्कुल वाजिब थी, क्योंकि रूपा के पति होने के नाते उसे मालूम था कि वो अभी पिता बनने की स्थिति में नहीं है। तो फिर रूपा मां बनने की स्थिति में कैसे आ गई? एक पति के लिए सवाल उसे किस हद तक परेशान कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और फिर संजय की परेशानी तो दोहरी थी, क्योंकि इस सवाल में किसी गैर का नहीं बल्कि उसके पिता का नाम जुड़ गया। अरे आप आ गए? कहाँ चले गए थे? कितनी देर लगा दी आपने आने में? बाबूजी को देखिए, खाना खा के सो भी गए। आपको परोस दूं? अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? छोड़िए मुझे। क्या हो गया मुझे? तेरी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी रूपा रानी। मेरे पीठ पीछे मुंह काला करती है, ऊपर से मुझसे उल्टा सवाल कर रही है तू। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा तुझे? मैं समझाता हूँ तुझे। एक बात बता, जब मैंने आज तक तुझे कभी ढंग से छुआ ही नहीं, तो तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? किसका बच्चा है? छोड़ो मुझे दर्द। बोल, मतलब जान से मांगूंगा। बोल, तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? देखिए, आपने ना बहुत ज्यादा पिए। आप कुछ भी बक के जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबूजी से कुछ मत कहिएगा। वो पढ़े और मैं मजबूर थी। मैं कुछ नहीं, मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। संजय, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहा था? और बहू को क्यों डांट रहा था तू? पागल हो गया? हाँ? बाबूजी, आप मेरे साथ चलिए। तेरे साथ? कहाँ? बैठिए ना, मेरे साथ चलिए। आप बैठिए। संजय, मैं चलाता हूँ, तूने शराब पी रखी है। तू बैठ, बता कहाँ चलना है? बता मुझे कहाँ चलना है? क्या बात है बेटा? यहाँ गाड़ी क्यों रुकवा दी? आपसे एक जरूरी बात करनी थी बाबूजी।
बोलना क्या बात करनी है? आप रूपा को मायके क्यों छोड़ के आए थे? बेटा तेरे जाने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था इस घर में, तो मैंने सोचा कि मायके चले जाएगी तो अपनी माँ के साथ। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो क्या है ना बाबूजी, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर रूपा झूठ बोल रही है। रूपा ने तो मुझे मतलब उसने तुझे सब कुछ बता दिया? मुझे उसने कहा था कि बाबूजी आप चुप रहना, आप कुछ मत बताना, और उसने तुझे। इसका मतलब रूपा जो कह रही थी बाबूजी वो ठीक है? देख बेटा, उसने जो कहा वो सच था, लेकिन उसने मुझे तुझे बताने के लिए मना किया था। देख बेटा, तेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं थे। मेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं थे? आपके लक्षण ठीक थे? बाप हूं मैं तेरा, बाप नहीं है हम ऐसा क्या हो गया कि तेरे बाप को खुदकुशी करनी पड़ी? अभी कुछ दिन पहले तो मुझसे मिला था, कितना खुश था। हमेशा अपनी खुशी को उसने ताक पर रखकर दूसरों के बारे में सोचा। बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? रूपा को मैं उसके घर छोड़ आया हूं, अब वो वापस कभी इधर नहीं आएगी। तेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली, बहू मायके में है, बात क्या है? तू जानता है ना कि तेरी बीवी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बच्चा मेरा नहीं है अंकल, वो बच्चा मेरे बाबूजी का है। क्या? हाँ अंकल, आप खुद सोचिए, जब मैंने अपनी बीवी को ढंग से छुआ तक नहीं तो वो बच्चा मेरा हो कैसे सकता? और तूने ये समझ लिया कि वो बच्चा तेरे पिताजी का है? देख, तेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, सब कुछ। क्या वो कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ यार, थोड़ा परेशान हूं। वो अपनी बहू की हरकतों की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। क्या किया है तेरी बहू ने? कोई ऐसी जो आपका ख्याल रखे। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। नहीं, चल हट, दूर हट। नहीं, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पागल हो गई है क्या तू? ससुर हूं मैं तेरा, तेरे बाप के समान। पागल हो गई है तू? नहीं, मैं तुझे कल ही तेरे बाप के छोड़ कर आता हूं। नहीं, नहीं, और अभी तेरे पति को फोन करता हूं। नहीं, उनको फोन मत करना। फिर मैंने ही उससे कहा था कि उसे मायके छोड़ा है। मैं तुझसे ये कहने के लिए आया था कि तेरे पिता को तेरी बीवी बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हार मान जाए। लेकिन अंकल, आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा बाबूजी का नहीं? तेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तेरे पैदा होते ही उसने नसबंदी करा ली ताकि उससे कोई दूसरा बच्चा न हो। डॉक्टर किशन ने जो खुलासा किया था वो संजय के होश उड़ाने के लिए काफी था। जिस पिता की नीयत को नीच मानकर संजय ने उसे मौत के घाट उतारा था, वो किशन के मुताबिक बेकसूर था। ऐसे में अगर किशन की बात पर यकीन किया जाए तो सवाल अब ये उठता है कि रूपा के होने वाले बच्चे का बाप कौन था?
अभी जा। आज के बाद मेरी जिंदगी में मत रहना, कभी मेरे आसपास भी मत दिखना मुझे। तो क्यों क्यों क्या होता है? तो समझ क्यों नहीं रहा? सब गड़बड़ हो जाएगा, बस चला जा। इसने मुझे फंसाया है। वो उस दिन क्या तारता रहता तू मुझे? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे वैसे तो कुछ नहीं। बोल, क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं। मुझे तो चाहिए, जो तुझे चाहिए वो तू मुझसे ले ले, और मुझे जो चाहिए वो तू मुझे दे दे। और फिर तू अपने दोस्त से कहना कि ये बच्चा उसके बाप का है। उस बुढ़े से बदला जो लेना है मुझे इससे क्या लेने देना? इससे बेहतर सौदा और मुझे क्या मिले? बस मेरी यही गलती। बस तेरी इतनी गलती थी, मैंने वहां अपने बाबूजी को अपने हाथों से मार दिया, और तू कहता है बस तेरी इतनी गलती थी, और तू अपनी कोई सफाई नहीं देगी? बोल ना, तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कुछ नहीं किया, तू तो एकदम सती सावित्री है। संजय ने अपने पिता के कत्ल के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार तो करवा दिया, पर उसने खुद को भी पुलिस के हवाले कर दिया। आवेश में आकर संजय के हाथों अपने पिता का खून हो गया था, पर उसे उकसाने का जुर्म रूपा ने किया था। रूपा और दिलीप को नाजायज संबंध यानी एडल्ट्री के लिए आईपीसी की धारा 497 के तहत 5 साल की सजा हुई। रूपा को अपने पति संजय को अपने ससुर के कत्ल के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 109 यानी अमेंडमेंट के लिए 10 साल की सजा हुई। हालांकि संजय ने अपने पिता का खून रूपा के भड़काने पर किया था, फिर भी उसे आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा हुई। हर पल हमारी जिंदगी में कई ऐसे कमजोर मोमेंट्स आते हैं जहां पर अगर हम फिसल जाएं तो जिंदगी दुखों की राह पर ही चल पड़ती है। लेकिन जरा सी सतर्कता और जरा सा मन पे कंट्रोल हमें जुर्म की राह पर जाने से बचा सकता है। तो सावधान रहिए, क्योंकि कई बार दुश्मन आपके अपने भीतर होता है और उसे सही समय पर पहचानना और उसे खत्म करना आपके अपने हाथों में। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। सजग, सुरक्षित और सावधान रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।